क्लास 12 के लिए पेपर है, गणित का है। इसका कोड कितना है? 324 EZ 2024 में हुआ था। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 8 करा रहे हैं हम। इसमें क्या है कि ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में भी दिया है। ठीक, कोई एक पार्ट आपको करना है, 3 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई एक पार्ट सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस। क्या है? कर्व सरफेस। इनस्क्राइब मतलब होता है कि जो इसकी बात कर रहा है उसके अंदर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, लेकिन ये किसके अंदर बना हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कोन। ठीक है, इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है हमसे कि हमारे पास एक कोन है, कोन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक, कोन की जो रेडियस है क्या है? कैपिटल आर है। और जो सिलेंडर बन रहा है इसके अंदर, मैक्सिमम सिलेंडर बन रहा है, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, मान लेते हैं। तो इन दोनों, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर का 1/2 है। यही हमको प्रूव करना है और कुछ नहीं है। हिंदी में देख लो। सिद्ध कीजिए एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या की आधी है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ गए क्या है? क्वेश्चन में ये है कि एक शंकु है, उसके अंदर एक बेलन है, बेलन का एरिया जो हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए। ठीक, कर्व सरफेस एरिया क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ये लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए। ठीक है भैया, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है? डायग्राम बनाना होगा। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे क्या कहानी है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा क्या? शंकु बनाना होगा। ये शंकु हम बना रहे हैं। शंकु बोल रहे हैं तो कोन बना रहे हैं। ठीक है, ये कोन बन गई। अब कोन के अंदर की बात क्या है? कोन के अंदर जो है एक क्या है? कोन के अंदर हमारा सिलेंडर है, बेलन है, और बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये बेलन बन गया। ऐसे कुछ बेलन बन गया। अब देखो क्या है, बेलन की जो हाइट है, मान लेंगे क्या है? बेलन की हाइट हम मान लेते हैं, बेलन की हाइट को मान लेते हैं क्या? स्मॉल एच। क्या मानते हैं? स्मॉल एच। सब लिखते रहेंगे कि क्या क्या हमने माना है। बेलन की हाइट को लेट कर लिया है कि लेट द हाइट ऑफ बेलन इज, या सिलेंडर इज, स्मॉल एच। और जो कोन है, जो शंकु है, शंकु की जो हाइट है उसको हम क्या मानेंगे? शंकु की हाइट को मान लेते हैं कैपिटल एच। क्या मानते हैं? कैपिटल एच। ये सब बातें मेंशन करनी है आपको। इसके बाद इससे एक खींच देते हैं क्या? जो इनकी एक्सेस से लाइन पास हो रही है उसको खींच देते हैं, यानी इन दोनों का सेंटर जो है इसी लाइन पे है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, किसकी रेडियस? बेलन की, यानी सिलेंडर की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। और जो हमारे पास ये है क्या है, क्या कहते हैं इसको? शंकु है, कोन है, कोन की जो रेडियस है उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर है। ठीक, और कुछ मानना है? और कुछ तो नहीं मान सकते। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि जो हमारा सेंटर है कोन का और सर्किल का जो नीचे है सर्कुलर शेप में, वो ओ है। ठीक है, और इसमें जो है वो पी है। यहाँ का जो टॉप पॉइंट है वो ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी बना लो, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है। ठीक, ये कहानी पूरी बता देंगे। ये डायग्राम मेरा बन गया, कुछ ऐसी कहानी है। अब याद रखना, जब बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा की, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो फंक्शन होता है, उसका जो dy/dx होता है वो 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद dy/dx का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, यानी पॉजिटिव आती है,
जीरो नहीं आती, जीरो से ज़्यादा आती है, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम के लिए आएगा। ठीक, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो केस मैक्सिमम के लिए आएगा। देखना, याद रखना, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। इसका यूज करना है। अब कर्व सरफेस एरिया किसका है, किसकी बात की गई है? सिलेंडर की बात की गई है। ठीक, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता कितना पहले पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट ए है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई, याद रखना स्मॉल एच, सॉरी स्मॉल आर एच, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर की रेडियस मानी गई है वो स्मॉल आर है, और जो हाइट मानी गई है वो स्मॉल एच मानी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम एच से लिख देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर एच भी वेरी करेगा, आर भी वेरी करेगा। ठीक है, इसका मतलब एच और आर में कोई रिलेशन निकाल ली जाए जिससे क्या हो कि इसमें एक पुट कर दिया जाए, जिससे एक वेरिएबल बचे, फिर हमको डिफ्रेंशिएट करने में आसान रहे। अब हमको क्या करना है, देखना है डायग्राम। देखो डायग्राम में क्या देखना है ये याद रखना। डायग्राम में जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट है, इसी पे खेल है पूरा। जो हाईलाइट करेंगे उसको देखना। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनेगा बड़ा वाला, ठीक, एक ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है जो हमने यहाँ बना दिया, ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक, दूसरा ट्रायंगल देख लो कौन सा है। दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये इसको दूसरे कलर से ही बना दें। जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा ब्लैक से बना दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो, ये एक जो हमने ग्रीन बना दिया ये, और एक ये जो ब्लैक बना रहे हैं ये ट्रायंगल। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसी आकृति बनती है कि ये बेस है इसका, इसके पैरेलल एक लाइन, ये हमारा ट्रायंगल है मान लो। ठीक है, इस बेस के पैरेलल, ये जो बेस हमारा BC, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच दी जाए, इसके पैरेलल है PQ, दोनों पैरेलल लाइन है, तो उस केस में ये जो छोटा वाला ट्रायंगल रहेगा, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ABC के, ABC के। ठीक, तो वही कहानी यहाँ पर भी लगेगी सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया आपके लिए, मत समझाने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AO, जो ग्रीन वाला हमने बनाया, AOD, क्या है? AOD सिमिलर है, किसके सिमिलर है? सिमिलरिटी का निशान है ये। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल हमारे पास APC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल क्या है मेरे? सिमिलर हैं। बस सिमिलरिटी की हम कंडीशन लगा देंगे। सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, जो इनकी साइड का रेशियो होता है, जो साइड का प्रोपोर्शन होता है, ये हमारा बराबर होता है। यानी हमारे जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है? AC, और जो छोटा ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है? AP। ये बराबर किसको होगा? हमारे पास जो इसका बेस है, बेस क्या है बड़े ट्रायंगल का? OD डिवाइड किससे करेंगे? जो PC है, छोटे ट्रायंगल की जो साइड PC, ये PC और ये OD। ठीक है, इसके बाद ये बराबर किसको हो सकता है? बड़े ट्रायंगल का AD और छोटे ट्रायंगल का AC। यहाँ पर याद रखना ये O है भाई, ये हम AO है। ठीक है, AO डिवाइड बाई AP, ये वाली साइड की पहले बात की गई थी। फिर उसके बाद AO डिवाइड बाई AP। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है? AO कितना है? कैपिटल H है, AO बराबर कैपिटल H। AP कितना है ये हमको नहीं पता यहाँ पर,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पी निकाल रहे हैं, ये हमारा ए पी है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये ए पी है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल एच और ये स्मॉल एच, अगर स्मॉल एच को घटा दिया जाए कैपिटल एच में तो यही तुम्हारा ए पी बचेगा। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब इसके बाद आता है ओ डी। ओ डी क्या है, ओ डी हमारा कैपिटल आर है। इसके बाद पी सी, पी सी क्या है, स्मॉल आर है। बस रिलेशन निकाल लो, तीसरे वाला लेने की जरूरत नहीं, किन्हीं दो को ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्मॉल आर कैपिटल एच इज इक्वल टू, इसका आर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, आर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को राइट साइड भेज देंगे, लेफ्ट साइड सॉरी, इसको ले आएंगे यहाँ पर, यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ से आर क्या आ जाएगा, सॉरी एच क्या आ जाएगा, एच हमारा आ जाएगा कैपिटल एच डिवाइड बाई कैपिटल आर, और ब्रैकेट में क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये इक्वेशन एक बन गई, और क्या हो गई, इसका नाम दे दोगे दो। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर हो चुका है। अब इक्वेशन एक से, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट पे जो स्मॉल एच की वैल्यू निकाली उसको रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट स्मॉल एच की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल आर डिवाइड बाई आर माइनस स्मॉल आर रख देते हैं। चलो यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर तो ही है, अब हमको क्या रखना है, कैपिटल एच की जगह स्मॉल एच की जगह क्या रखना है, कैपिटल एच डिवाइड बाई आर, ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर, ये हमने रख दिया। ठीक है, ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करो। यहाँ से 2 पाई ब्रैकेट में जाओगे, कैपिटल एच को बाहर रख लो, स्मॉल आर को, कैपिटल आर को भी बाहर रख लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल आर का, तो यहाँ पर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा ऐसा आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा, इसके लिए क्या होगा, डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा केस मैक्सिमम के लिए है, अगर मैक्सिमम के लिए है तो डी टू एस डिवाइड बाई डी आर टू, ये क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम केस के लिए। अगर मिनिमम के लिए होता तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि हमको मैक्सिमम चाहिए, तो ये भी चेक करना होगा क्या ये निगेटिव आ रहा है, अगर आता है तो ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट स्मॉल आर। इक्वेशन 3 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, डी एस डिवाइड बाई डी आर इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई डी आर, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल एच डिवाइड बाई स्मॉल आर, 2 पाई कैपिटल एच डिवाइड बाई स्मॉल आर। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर का जब अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। इसका करेंगे जब एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 0 होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन के लिए, तो 0 कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई कैपिटल एच डिवाइड बाई आर, ये बराबर है आर माइनस 2 आर बराबर 0। ये 0 हो नहीं सकता, ये या तो दोनों 0 हो या फिर कोई एक 0 हो, तो एक 0 में ये अलग 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर माइनस 2 आर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ये हमारा प्रूफ तो हो गया, अभी ये प्रूफ हो गया, लेकिन हमको चेक करना होगा। ठीक, क्या चेक करना होगा, क्या ये निगेटिव वैल्यू आ रही है इसका, यानी दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। इक्वेशन 4 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, अगेन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि बात सही कि नहीं। अगेन डिफ्रेंशिएट
इक्वेशन फोर्थ विद रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल आर। ठीक है, करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, d2s डिवाइड बाई डी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कांस्टेंट है इसको वाई रखो, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैपिटल एच रहेगा, ये 2 पाई कैपिटल एच डिवाइड बाई कैपिटल आर, ये माइनस आगे आ जाएगा इंटू 2, एक हिसाब से देखा जाए तो निगेटिव आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, जब निगेटिव आ गया हेंस हेंस क्या होगा, ds, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2 इज मैक्सिमम वैल्यू, इज मैक्सिमा, यही हमारा आंसर है। और यही हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा था कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, तो हम बता देंगे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना है हमको। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लो इसी लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर बी है 8 का, इसको सॉल्व करना है। 8 का बी को सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि हमको ये प्रूव करना है कि 0 से पाई बाई 4 जो लिमिट है हमारे पास लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx बराबर है पाई बाई 8 लॉग बेस ई, और 2 की वैल्यू है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसा है नहीं, सिद्ध लिखा है, वहाँ पर प्रूफ लिखा है। क्वेश्चन या इसमें एक कोई करना होता है हमको, लेकिन हम करा रहे हैं सारे। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट बी है। क्या गिवन है, गिवन जो है उसको लिखो। गिवन हमको ये है कि हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, क्या है 0 से पाई बाई 4 है, और क्या है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई ब्रैकेट में जाएंगे 1 प्लस tan x आएगा, 1 प्लस tan x आएगा, और ये dx के बराबर है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये पाई बाई 8 है, याद रखना, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई, जस्ट मिनट, लॉग बेस ई, ठीक। और ये कितना है, ये हमारे पास 2 है। ये हमको सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं, यानी LHS इज इक्वल टू जो हम आई मान लिए हैं, क्या ले लिए, 0 से पाई बाई 4 लॉग बेस ई ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस tan x और dx है। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, सॉरी इंटीग्रेशन की। क्या प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हमारे पास एक फंक्शन है a से b जा रहा है, लिमिट उसकी, और वो fx है, ये dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से b f, जहाँ पर x है, जहाँ पर x है उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में घटा दिया जाए, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ये हमारा क्या होगा dx, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, चाहे इसको ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं फिर यूज। क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ठीक है, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, अब ब्रैकेट में जाएंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर एक काम होगा, 1 प्लस एक्स की जगह tan, यहाँ पर x क्या है, तो इसमें क्या है, देखो लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 है, तो क्या कर देंगे पाई बाई 4 में क्या घटा देंगे, x को घटा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। आगे करने से पहले एक फार्मूला और याद होना चाहिए। फार्मूला ये कहता है कि हमारे पास अगर tan a माइनस बी दिया है, याद रखना tan a माइनस बी दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको tan a माइनस tan b लिख सकते हैं, और डिवाइड मिलाएंगे तो 1 प्लस tan a
और tan भी लिख सकते हैं। अब इस वाले फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। जो यूज करने जा रहे हैं उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइड पे, आपको किनारे लिखना है, ठीक है। इसको यूज करते हैं। जब इसको यूज करेंगे तो क्या है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/4, क्या आएगा 0 से π/4 log बेस सी, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में जाएंगे, ठीक, 1 प्लस, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस tan b का, यहाँ पे क्या आएगा tan π/4, ठीक है। यहाँ पर माइनस tan x, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या करेंगे, 1 प्लस tan π/4 डिवाइड बाई tan x, ठीक। अब हमारे पास क्या होता है, tan π/4 की जो वैल्यू होती है, tan π/4 जो होता है वो हमारा 1 होता है। क्या होता है 1, इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ से i क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4 log बेस e, ठीक। ब्रैकेट में जाएंगे, 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, और इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो क्या, ठीक, 1 आएगा π/4 की जगह और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यह एक स्टेप लिख देते हैं अभी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। tan पाई की जगह 1 हो जाएगा, माइनस tan x ऐसे ही रहेगा, नीचे आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर tan प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको ये कंडीशन लिख देंगे कि ये हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसका क्या है, एलसीएम ले लेते हैं, 0 से π/4, एलसीएम ले लो, log बेस ई, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 1 प्लस tan x, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 माइनस tan x, डिवाइड क्या करोगे, डिवाइड करेंगे हम 1 प्लस tan x से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये tan x प्लस है, ये निगेटिव कट गया आपस में। ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 0 से π/4, ये तो ऐसे ही रहेगा 0 से π/4 log बेस ई, यहाँ पे ऊपर बचा हमारा 2, डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan x से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी और लॉग की होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ये कहता है, लॉग हमारा फंक्शन जो है, लॉग ये कहता है कि अगर हमारे पास लॉग बेस ई m डिवाइड बाई n दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं log m, बेस तो ई रहेगा माइनस log n, ठीक। तो उसी का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। जब उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, ये i रहेगा 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। इसका यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस ई, 2 एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, एक तरफ भी आ जाएगा। इसके बाद फिर 0 से π/4, क्योंकि लिमिट को हम हटा सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस ई ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए अगर तो i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये ऐसे लिख दो, 0 से π/4, ये पाई है, x नहीं है, ये π/4 log बेस ई और ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा है, यही पार्ट तो हमारा आई है। ऊपर हम आई क्या माने थे, आई इसी को तो माने थे, इस वाले पार्ट को ही तो आई मानते हुए चले आ रहे हैं। ये वाला पार्ट सेम आ गया ना, जो माने थे वही आ गया। तो बस इसको इक्वेशन अगर कुछ मानना चाहते हैं, नीचे माने नहीं कुछ, तो बस कुछ नहीं, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अब आई लिखेंगे, आई को इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ से 0 से π/4 log बेस ई 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। यहाँ से 2i, देखो log बेस 2e क्या है, कांस्टेंट है, log बेस 2e कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा, 0 से π/4, ये dx तो चलता रहेगा, dx हमने कहीं लगाया नहीं क्या, dx बहुत इंपॉर्टेंट है, dx नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। ये dx यहाँ लगेगा, ये dx यहाँ लगेगा, ये dx यहाँ पर भी लगेगा, dx नहीं लगाए हैं, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। ये dx, ये dx तो सब जगह लगेगा ना, यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे नहीं लगाया था, उसको dx लगाया लेना, dx बहुत इंपॉर्टेंट है, dx नहीं लगेगा तो काम कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी dx लगाओ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, dx π/4 है, पहले तो π/4 लिखो, ये 4 आ जाएगा, ये dx, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2i, देखो यहाँ पर 1 है के हिसाब से, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 1 का log बेस e इंटू 2 है, लेकिन 1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, x होता है,
0 से π/4 जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही होता है 1 का। यहाँ से 2i इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो π/4 आगे आ जाएगा log बेस e2। बस आई 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा π/8 log बेस e2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। इसी को हमको प्रूव करना था, 8 नंबर मिल जाते, पार्टी करते, जो करना होता कर लेते। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार देख लो, अगर आपको यकीन नहीं है कि ये आया था, ये पूछा गया था हमसे। ठीक है, अब आपको करना है कि सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और ग्रुप में भेजना भी है जो आपके दोस्त हैं, जिससे हमको सपोर्ट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नंबर जो है 7 का ए पार्ट तो हमने करा दिया, बी पार्ट है ये। इसमें क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, ठीक, जिसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और आई बराबर आता है। यानी अगर हम कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट निकालने के बाद ये जो मल्टीप्लाई आएगा मैट्रिक्स और एडजॉइंट का, वो बराबर आएगा अगर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव करना है। सबसे पहले इसका हमें एडजॉइंट निकालना होगा, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमको क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं अगर दोनों सही आते हैं तो ठीक है। ठीक, एंड फाइंड ए इनवर्स। अब आपसे ये भी कह दिया है कि ये तो प्रूव करना ही है आपको, इसके अलावा ए इनवर्स भी फाइंड करना है। देखो, जब आप एडजॉइंट निकाल लेंगे तो एडजॉइंट के बाद अगर उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, ए इनवर्स। तो वही उसी के बीच में स्टेप है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लो, हिंदी में भी यही है, सत्यापित कीजिए। ठीक है, इसके बाद ए इनवर्स निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 का बी पार्ट है। गिवन मैट्रिक्स कौन सा है, जो गिवन मैट्रिक्स है ए की जो वैल्यू दी गई है वो लिखते हैं। ठीक, क्या है, 1 3 3, रो वाइज लिख रहे हैं 1 3 3। इसके बाद 1 4 3 1 4 3, फिर इसके बाद 1 3 4 1 3 4। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि अगर उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो बराबर आएगा मेरा, अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हमें प्रूव करना है। एंड फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसके विषय में थोड़ी जानकारी बेसिक बता दे रहा हूँ। क्या है बेसिक जानकारी में, ये है कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर हम हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं, हॉरिजेंटल मूव करते हैं तो ये हमारा रो होता है। यानी ये वाला एलिमेंट जो मूव करेंगे 1 3 3, तो ये हमारा रो होगा, ये R1 होगा, इसके बाद ये R2 हो जाएगा पूरा, ये R3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर वर्टिकल मूवमेंट करते हैं ऐसे तो ये हमारा C1 हो जाएगा, और ये इसको जब देखेंगे तो ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। R1 का मतलब है पहली रो, R2 का मतलब है दूसरी रो, R3 का मतलब है तीसरी रो, C1 का मतलब है पहला कॉलम, C2 का मतलब है दूसरा कॉलम और C3 का मतलब है तीसरा कॉलम। तो ये सब हमको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स अगर होता है उसका, तो उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, उसका डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले
ए इनवर्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, जो वैल्यू दी गई 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमको दिया गया है। इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 1 के रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक। 1 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे 1 इसके सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, बाकी ले लिया जाएगा। यानी 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 16। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा लेकिन बीच में माइनस आता है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 को ले लेते हैं, इस वाले 3 को। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। इसके सामने की रो और नीचे का कॉलम छोड़ दिया जाएगा, क्या बचेगा 1 3 1 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -3 आएगा, क्योंकि माइनस होता है। अब इसके बाद क्या है, ये वाला इसमें आएंगे तो इसके नीचे का छोड़ देंगे और इसके सामने की रो छोड़ देंगे, तो क्या आएगा प्लस। अल्टरनेट प्लस माइनस होता है डिटर्मिनेंट के बॉक्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 4 1 3 बचा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस आता है बीच में। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 16 से 9 गए बचे 7, माइनस 4 से 1 गए बचा 1, 4 से 3 गया 1 बचा, -3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -3 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया। इसका मतलब ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या गिवन है मैट्रिक्स, जो गिवन है हमको, ए इज इक्वल टू गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। उससे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। इससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे, ठीक। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्यों निकालना है, तो सुनो क्यों निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब दिमाग में आया कि एडजॉइंट क्या होता है, ये तो आ गया। एडजॉइंट जो होता है हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे ए का, उसका ट्रांसपोज। हम कोफैक्टर मैट्रिक्स को यहाँ पे सी से दिखा रहे हैं। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, अगर ए हमारा जो डिटरमिनेंट निकल के आया है ये 0 नहीं होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा पार्ट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जब पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से ये प्रोसेस करके हमको ये करना होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, इस तरफ चलेगा रफ वर्क क्या है, इसको आप दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको रफ ना करना साइड में, इसको दिखाते भी रहना, रफ करना चाहें तो रफ भी कर देना कि हमने ऐसे निकाला है, ठीक है। इसको दिखा देना तो ज़्यादा सही रहता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बंदे ने काम किया है। बाकी काम किया तभी तो वैल्यू सही निकलेगी, रट के तो गया नहीं होगा कोई, ठीक। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना। पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं किसका, 1 का।
को फैक्टर निकालने के लिए ये बात याद रखना, सी आई जे इज इक्वल टू द -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे। यहाँ पे क्या है, एम आई जे क्या है, देखो जो जिसका हमें को फैक्टर निकालना है, उसके सामने की रो और उसके नीचे का कॉलम को छोड़कर जितना मैट्रिक्स बचेगा, जितना एलिमेंट बचेगा, वो हमारा मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। तो यानी जैसे 1 का निकालना है तो 1 के सामने की रो क्या है, 1 3 3, इसको हटा दें और 1 1 को हटा दें, तो क्या बचा, 4 3 3 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स एम में आ जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट निकालना है। पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, C11 ये बताता है कि पहली रो है, पहला ही कॉलम है, और यहाँ पर 1 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस जे होता है और यहाँ पर जो होता है CIJ होता है, यानी यहाँ पर जो आएगा नीचे ये इसी का एडिशन करना है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसके बाद एम की बात आती है। एम क्या बचा, इसके सामने की रो हटा देंगे, इसके सामने की रो ये है, इसके सामने का कॉलम हटा देंगे, क्या बचा, 4 3 3 4, कितना बचा, 4 3 3 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर 2 होता है तो 1 आता है रिजल्ट। ब्रैकेट में जाओ, 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 16, 3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 9, ये कितना बचा, 7 बचा। तो इसका पहला एलिमेंट कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब दूसरा एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा एलिमेंट देख लो, ये वाला निकालना है। इसके लिए निकालना है कोफैक्टर, तो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 1 4। सबसे पहले क्या है, ये कौन सी पोजीशन में, पहली रो है, दूसरा कॉलम है। -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। मैट्रिक्स कौन सी बचेगी, मैट्रिक्स बचेगी 1 3 1 3 और 1 4 1 4। ठीक है, -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, -1। तो इसका कोफैक्टर कितना आया, -1। ठीक है, अब आगे चलो अगला। अब इस 3 का निकालना है कोफैक्टर इसका, तो यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो में है और तीसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम, क्या आएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाने के बाद 1 4 1 3, क्या बचा, 1 4 और 1 3, ये तो बचेगा। इसके सामने की हटाएंगे तो 1 3 मार्क, ठीक है, इसके सामने हटाया तो 1 3 1 4, ठीक है, इसके सामने हटाया 1 4 1 3, ठीक है, ठीक है, सेम ही बचेगा। अब इसमें देखो, यहाँ क्या है, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, 3, यहाँ -4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -1। ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास -1 आ जाएगा। ये तो काम हो गया, पहली रो का कोफैक्टर निकाल लिया। अब दूसरी रो में आओ, यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है C21 का मतलब है कि सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है और पहला कॉलम है। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाओ, सामने की रो क्या है और कॉलम को हटाने के बाद क्या बचा, 3 और 3, नीचे क्या बचा, 3 और 4, तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 12, इधर क्या आएगा, 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा आ गया -3। अब इसके बाद देखो, अब क्या करोगे, अब हम ले लेंगे ये वाला, इसका निकालना है। इसकी पोजीशन देख लो, C22 का मतलब है कि सेकेंड रो है और सेकेंड ही कॉलम है। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम हटा देना है, तो क्या बचेगा, 1 3 और 1 4, 1 3 1 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, -1 की पावर 4 है तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 -3
यहाँ से आ जाएगा 1, तो इसका कोफैक्टर आ गया 1। अब क्या है, अब इस पे आ जाओ, ये वाले एलिमेंट का, इसका क्या है, सी, कौन सी पोजीशन में, C23। C23 का मतलब है कि तीसरी रो है, सॉरी सेकेंड रो है, तीसरा कॉलम है, सेकेंड रो है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, ये हटाया और ये हटाया, क्या बचा, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -1, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। अब इसके वाले में आ जाओ, नीचे वाले में, इस वाली पोजीशन पे आ जाओ, इसका इसका हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो क्या, इसकी पोजीशन क्या है, C31, C31 का मतलब -1, -1 के पावर कितना है, 4 है, ब्रैकेट में जाओ, ठीक, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाओ, कितना बचेगा, 3 3 4 3 3 3 4 3, यहाँ -1 की पावर 4 है, तो 1 बचेगा, ब्रैकेट में आओ, 9 बचेगा, मल्टीप्लाई से यहाँ 12 बचेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, ये एलिमेंट कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, इसके बाद जो है इस वाले एलिमेंट में आ जाओ, इसका कोफैक्टर निकालो, तो इसके लिए थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन हमारे पास 3 2 है, ठीक है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। अब इसके सामने की रो क्या है और कॉलम को हटा दो, हटा दिए, ये हटा दिए, 1 3 1 3, क्या बचा, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो क्या आ जाएगा, ये -1, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 -3 बराबर 0, तो इसका भी एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, ये वाली पे, इसका 4 का निकालो, 4 का, 4 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन जो है C33 का मतलब है कि -1 के पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसके सामने की रो और कॉलम घटाओ, क्या है, रो ये रही, कॉलम ये रहा, 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4। अब यहाँ पे घटाओ, -1 की पावर 6 है, तो जब -1 की पावर 6 है तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, ब्रैकेट में आओगे, 4 -3 बराबर आ जाएगा 1, ठीक। तो ये हमारा सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए कोफैक्टर के, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, एक बार देख लो, 1 ही बचा है, हाँ 1 बचा है। तो ये हमारे कोफैक्टर के मैट्रिक्स निकल गए। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालेंगे वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इसलिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये क्या आएगा, CT आएगा या फिर C' आएगा, ठीक, या तो CT का आ जाएगा या C' का आ जाएगा, CT। इसका मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है कोफैक्टर की, उसके कॉलम को रो में बदल दिया जाए, उसके कॉलम को रो में बदल दिया जाए, या फिर रो को कॉलम में बदल दिया जाए, समझ रहे हैं, उसके कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें, तो काम हो जाएगा, किसी एक को इंटरचेंज करना है। जैसे इसकी पहली रो क्या है, इसकी पहली रो ये है R1, इसमें क्या एलिमेंट है, 7 -1 -1, इसको हम कॉलम में बदल रहे हैं, तो क्या है, 7 -1 -1। दूसरी रो क्या है, ये है R2, इसमें क्या है, -3 1 0, इसको हम कॉलम में बदल रहे हैं, -3 1 और 0। इसके बाद ये क्या है, R3 है, इसके एलिमेंट को भी हम बदल रहे हैं कॉलम में, ये क्या है, -3 0 और 1, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये बताने के लिए आपको दिए थे कि ऐसे ऐसा किया हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमको
ये जो निकल के आया है ट्रांसपोज, यही हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इसलिए ए इनवर्स क्या होगा, 1 by डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये निकल आया ऊपर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 1 आया था, तो -1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1, ब्रैकेट में जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमारा आ गया आंसर किसका, ए इनवर्स का, जो कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना था। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स का। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करने वाला जो हमारे पास है, ए का मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ये बराबर आएगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऊपर मान चुके हो तो कोई बात नहीं, नहीं मान तो मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम इसका LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखना होगा हमको। ठीक है, LHS लेते हैं इसका। इसमें मैट्रिक्स से क्या निकला है मेरा, जो गिवन है उसको देख लें यहाँ पे, या फिर जो लिखे हैं वही देख लें। यहाँ पे क्या है, 1 3 3 1 4 3, क्या है 1 3 3 1 4 3, और क्या है 1 3 3 1 4 3 3 1 1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4। एडजॉइन वाला मैट्रिक्स जो अपने अभी निकाला है वो क्या है, एडजॉइन वाला मैट्रिक्स जो निकाला है हमने, ए इनवर्स सॉरी एडजॉइन जो निकाला है, एडजॉइन हमारा क्या है, एडजॉइन जो निकला है ये है, यही सेम ये भी है, क्योंकि सेम वैल्यू है ना, 1 से मल्टीप्लाई हुआ कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, 7 है, -3 है, -3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्व करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब किसी मैट्रिक्स को करना है तो हमें क्या करना होगा, ये पहली मैट्रिक्स का हम रो ले लेते हैं, पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यानी जैसे पहला कॉलम हमारा ये है, ये C1 है, इसके बाद ये C2 है, ये C2 है, फिर इसके बाद ये C3 है, ये 3 कॉलम है। तो जब पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट आएगा। ठीक, फिर उसके बाद पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा, रो वाइज होगा। फिर पहली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स सॉरी पहली मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम, तो तीसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बॉक्स बनाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। जो वहाँ बना के बैठे रहे हैं एग्जामिनर, खसक गई खोपड़ी तो वो फिर खसक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो इसका सामने का एलिमेंट जिसके साथ है 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, -3। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या है, ये C1 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम से होगा, दूसरे कॉलम से होगा तो दूसरा एलिमेंट आएगा। तो ये हो गया मेरा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, +3। और 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी बॉक्स बंद हो गया। अब इसके बाद देखो 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई -3 से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई से हुआ, तो ये हो गया पहले कॉलम का सब, जो पहली रो थी उसके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो गया सारे कॉलम से, यानी पहली रो का जितने कॉलम थे उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरी रो देखो, ये इस रो का
पहले कॉलम से होगा, फिर दूसरे कॉलम से होगा, फिर तीसरे कॉलम से होगा। तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, कितना आएगा, 7 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसका तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो 3 आएगा। ठीक है, अब चलो तीसरे कॉलम पे आओ। तीसरा कॉलम के लिए कौन सा ले लें, ये ब्लैक ले लेते हैं। तीसरा कॉलम ये रहा, सॉरी तीसरी रो ये रही। तीसरी रो में पहला कॉलम, पहले C1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 7 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का 3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। एक हो गया। दूसरे कॉलम पे करो। 1 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तीसरे कॉलम पे आ जाओ। 1 का मल्टीप्लाई -3 से, 1 का मल्टीप्लाई -3 से आएगा तो कितना आएगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0। 4 का मल्टीप्लाई +1 से होगा तो 4। ठीक, अब सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है, 7 से 6 गया, कितना बचा, 1। यहाँ पर 3 से 3 गया, कितना बचा, 0। यहाँ पर 3 से 3 गया, 0। ये आपस में कट जाएंगे सब, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 7 से 7 गया, 0। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 0। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर भी 0 बचा, और यहाँ पर 1 बचा। तो ये हमारा आ गया क्या, मैट्रिक्स का एडजॉइन के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया। मैट्रिक्स का यानी ए का एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा जो है, राइट हैंड साइड वो भी हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारा है डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 1 0 0 1 0 1। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 1। 1 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो क्या आएगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, 0 0 1 0 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो हो गया मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ RHS यानी LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात रही है इनवर्स, हमने ऊपर निकाल दिया, इसको प्रूव भी कर दिया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मौज करो। ठीक, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका जो पेपर सेट है 324 EZ। क्लास कौन सी है, क्लास है 12। ठीक, बोर्ड है यूपी बोर्ड। तो इसमें जो क्वेश्चन 7 है, इसके 2 पार्ट है, इनमें से कोई एक पार्ट करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हिंदी वाले देख लें, सेम है। क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को। इसमें आव्यूह विधि यानी मैट्रिक्स मेथड को हिंदी में क्या कहा जाता है, आव्यूह विधि, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, जो गिवन है, क्या गिवन है, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z, ये क्या है, 0 है। 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी क्या है, 0 है, सॉरी 2 है, क्या है, 2 है। तो ये हमको गिवन है इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यूज क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के यूज करके हमें इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। हिंदी के लिए आव्यूह विधि का यूज करके हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। एक बार इक्वेशन मिला लो। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड, इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम एक्स को जो है ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ए इनवर्स ए हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा आई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, या फिर इसको हम सीधे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर हमारा खेल है, क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ए इनवर्स क्या है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है, जो ए है वो जो इक्वेशन को दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, मैट्रिक्स ए जो बनेगा हमारा, जो एक्स वाई जेड हैं उनके कोफिशिएंट है। एक्स वाई जेड क्या है, पहली इक्वेशन में एक्स क्या है, 1 है, वाई क्या है, -1 है, और जेड क्या है, 1 है। दूसरी इक्वेशन में एक्स क्या है, 2 है, तीसरी वाई क्या है, 1 है, और जेड क्या है, -3 है। तीसरी इक्वेशन में तीनों ही 1 है, 1 1, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ये। इसके बाद बात आती है कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स जो है, जो हमारे एक्स वाई जेड हैं इनमें कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, वो भी स्मॉल वाले। और बी क्या है, बी जो है, जो हमारे इक्वल बराबर है इक्वेशन में, जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में वो है। तो बी क्या है, सॉरी मैट्रिक्स रूप में लिखो, तो बी है हमारा 4 0 और 2, 4 0 और 2 है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स आएगा तभी बी से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन मेरी 4 हो जाएगी, ठीक। तो ए इनवर्स के लिए क्या है, ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा ए इनवर्स होता है। अब बात आती है एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट जो होता है हमारा एडजॉइंट, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करने, इतना लिखना नहीं है, बस सीधे फार्मूला लगाना है, इसमें ए इनवर्स निकालने की प्रोसेस ये लगाना है और निकाल लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, उसका ट्रांसपोज क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे उसका ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है ए का। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसको यहाँ लिख लो, क्या है, 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए,
ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसको हम सी से लिखेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर सी का एलिमेंट लिख देते हैं और इसका कोफैक्टर निकालते हैं, और यहाँ साइड पे अपना रफ वर्क करते रहेंगे। रफ वर्क है, या इसको दिखा भी सकते हैं, इसको काटेंगे पीटेंगे नहीं, हमने बता देंगे ऐसे किया गया है, ठीक। तो यहाँ से देखना ये क्या करने जा रहे हैं हम। पहला एलिमेंट हमारा ये है 1। इसके लिए सबसे पहले फार्मूला में पता चल जाए कोफैक्टर के लिए क्या है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर क्या है, -1 की पावर है आई प्लस जे, और ब्रैकेट में क्या है एम आई जे का मतलब है कि जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उसके सामने की रो और उसकी मैट्रिक्स, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छोड़ दिया जाए, जो रिमेनिंग बचेगा वो मैट्रिक्स। समझ गए? जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छोड़ दिया जाए, तो जितना रिमेनिंग बचेगा वो हमारा मैट्रिक्स एम आएगा, ठीक। चलो फिर 1 का निकालते हैं। 1 की पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन ये है कि वो पहली रो पे है और पहला ही कॉलम है। 1 की पोजीशन ये है कि 1 जो है पहले ही रो पे है और पहले ही कॉलम पे है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, मान लो। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 2 होता है तो क्या होता है, प्लस का होता है। 1 के सामने की रो कौन सी है और 1 के सामने का कॉलम क्या है, इसके सामने की रो ये है, इसको छोड़ दिया, और इसके नीचे कॉलम ये है, ठीक। तो क्या बचा, 1 -3, 1 -3 और 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा 1, यहाँ पर होगा तो माइनस प्लस कर देगा 3, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया मेरा 4 आ गया। अगला एलिमेंट देखो, सेकेंड। अब क्या है इसके लिए, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। अब -1 के लिए निकालते हैं, -1 के लिए एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, ये पोजीशन में पहली रो पे है, दूसरे कॉलम पे है। -1 आएगा, इसकी पावर क्या होगी, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। इसके सामने की रो और कॉलम बढ़ा दो, क्या बचेगा, 2 बचेगा, -3 बचेगा, और 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, -3 की पावर, -1 की पावर 3 है, ये माइनस का आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 2, ये प्लस का 5 सॉरी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 आएगा, तो ये एडिशन से आ जाएगा माइनस का 5। तो इसका मतलब ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया 5। अब किसका निकालना है, अब हमें निकालना है इसका, इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये पहले कॉलम में है, पहली रो में है, तीसरे कॉलम में है। -1 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। इस फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा इसके सामने की रो और कॉलम घटाने के बाद क्या बचेगा, 2 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -1 की पावर 4 होता है तो 1 आ जाएगा, 2 आया, -1 बराबर बचा 1, तो इक्वल में 1 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। एक मिनट, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका निकालोगे, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये C2 1 का मतलब है कि सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अलावा इसके सामने की रो और कॉलम घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और 1, यहाँ पर 1 1। इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, माइनस का 1, अंदर क्या बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 -1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक। तो ये एलिमेंट हो जाएगा 2। अब इसके बाद अगला देख लो, अगला क्या है इसका, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है हमें।
तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये C22 का मतलब है कि सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, इज इक्वल टू -1। -1 की पावर कितना हो जाएगा 4। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, देख लो अगर समझ में नहीं आया 0 कैसे आया। -1 की पावर 4 है तो 1 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस होता है, ये 0 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट हमारा 0 आ गया। अब आगे बढ़ो। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला एलिमेंट देख लो, इसकी वैल्यू देख लो। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है C23 C23 में क्या है, -1 की पावर कितना है 5 है, 2 + 3 5 हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 -1 1 1 1 -1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 1, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा -2। ये क्या आ जाएगा -2। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इस वाले का कोफैक्टर निकालने, ये क्या है, ये हमारा C31 का मतलब है कि तीसरी रो है, पहला कॉलम है, -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए, ये और ये हटा दिया जाए तो क्या बचेगा -1 और 1, यहाँ पर बचेगा 1 -3। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3, इसका करेंगे -1 तो ये आ जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद किसका निकालना है, अगले एलिमेंट का। अगले एलिमेंट में ये रहा, इसका निकालना है तो इसके लिए क्या है, C32 में -1 की पावर कितना आ जाएगा 5। इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दिया जाए, ये हटा दिया गया तो क्या बचा 1 1 1 1। इसके बाद 2 -3, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 5। -1 की पावर 5 है तो क्या आएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 -2, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा +5। तो ये एलिमेंट हमारा +5 हो जाएगा। अब लास्ट एलिमेंट बचा है, उसका भी कोफैक्टर निकाल लो। ये क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन बताएंगे C33, यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब इसमें बचा क्या, इसको हटाने के बाद, बचता है हमारा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे तो ये और ये हट जाएगा तो बचेगा 1 -1 2 1 1 -1 2 1 1 -1 2 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 6 है तो 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस का 2, ये बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा 3। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, ये क्या आ जाएगा सी टी कहें या सी डैश कहें। इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दिया जाता है और कॉलम को रो में, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर दो किसी को भी तो काम हो जाएगा, या तो रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें तो काम हो जाएगा। हमारे पास ये रो दी गई है, पहली रो ये है R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो रो है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये लिख के दिखाना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम क्या क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। पहली रो क्या है 4 -5 1, इसको कॉलम में बदल रहे हैं हम। यहाँ पे 4 -5 1, ये पहला कॉलम हो गया, पहली रो को कॉलम में बदल दिया। दूसरी रो क्या है 2 0 2, वो भी -2।
इसको हमने रो में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। तीसरी रो क्या है, 253, 253, तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स, ठीक, का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या करना है, यही हमारा क्या है, जो ट्रांसपोज निकलता है यही हमारा एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया, ठीक। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको वैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को फैक्टर निकालने की कोई दिक्कत नहीं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो जो वैल्यू दी है इसको लिखिए जरा, क्या है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है 1 माइनस 1 और 1। फिर इसके बाद क्या है, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। फिर इसके बाद क्या है, 1 1 1, 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में, इस रो के रेफरेंस में निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल। 1 को यहाँ रखेंगे और जो बचेगा इसके अलावा इसके कॉलम को हटाने के बाद 1 का मल्टीप्लाई, तो कोई इसके इस कॉलम और रो को हटाने के बाद क्या बचा, 1 माइनस 3 और 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे एक माइनस और आता है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके सामने की रो और कॉलम हटा दिया जाए तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 2 सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3। अब इसके रेफरेंस में लाएंगे तो +1, इसके सामने की रो और कॉलम घटाने के बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पे -1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 + 5 + 1, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये कंडीशन होती है, अगर हमारा ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता, ठीक। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास, जब ये एडजॉइंट तभी आ सकता है, सॉरी, ए इनवर्स तभी आ सकता है जब हमारा डिटरमिनेंट क्या हो, 0 ना हो। इतना तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। हमारे पास सारी वैल्यू पता है, उनका यूज करेंगे और इसको निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सॉरी ए इनवर्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है, इसको रखो क्या है, 2 4 2 2, यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो 1/10, जो भी निकालें हम। ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, यह है 4 2 2, 4 2 2। इसके बाद क्या है, 2 1 सॉरी -5 0 5, -5 0 5। इसके बाद क्या है, -5 0 5, ठीक है। लास्ट में क्या है, 2 5 3, 2 5 3, ठीक है। एक बार मिला लो, 4 2 2, 4 2 2 है पहला, ठीक है। दूसरा -5 0 5, ठीक है। फिर 1 -2 3, 1 -2 3, ये -2 है, 1 -2 सॉरी कहाँ गया, ये हमने इसका लिख दिया क्या, फिर से लिखना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या लिखा, 4 2 2, ठीक है, -5 0 5, फिर ये एलिमेंट लिखना है ना, 1 -2 3, 1 -2 3, ये हमने गलत लिख दिया, 1 -2 और 3। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट, सॉरी ए इनवर्स। एक बार देख लो फिर से इसको, 4 2 2 -5 0 5, 1 -2 3, 1 -2 3, ठीक है। 4 2 2 -5 0 5, 1 -2 3, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया।
जब ए इनवर्स निकल आया तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ए इनवर्स निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू है ए इनवर्स बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल x, y और z, ठीक। b की वैल्यू क्या है, b की जो वैल्यू है, सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू क्या है अभी निकाली हमने 1/10, इनको बाहर ही रखेंगे अभी। यहाँ पे क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब इसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो स्टार्टिंग में ही हमने बताई थी आपको, b की वैल्यू क्या है, ये है b की 402, ये इक्वेशन 402, यहाँ पे क्या है 402। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल कर देना है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ये पहली रो और इसमें एक ही कॉलम है ये C1, तो सबसे पहले क्या है 1/10 बाहर ही रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई किससे 4 से होगा तो 16 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आ जाएगा। एक बात, दूसरा कॉलम ले लो, दूसरी रो ले लो, ये दूसरी रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है उसमें। -5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो माइनस का 20 आएगा, ठीक है। 0 का 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा। 5 का 2 के साथ होगा कितना आएगा, 5 का 2 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी रो ले लो, ये रो है। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा कितना आएगा 4, -2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा कितना आएगा 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर एडिशन करने के बाद 1/10, अंदर क्या बचा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 आएगा ना, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा 20, इसका एडिशन करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। अब 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास x y और z ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर करके x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछना चाहता था, इसको लिख देंगे आंसर। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 3 है, ठीक। 3 के जितने पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं। ये जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, यानी 8 नंबर का काम होगा। यहाँ से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, सारे ही पार्ट करने हैं। हिंदी वाले भी देख लें, सभी खंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें लिखा गया है आव्यूह a इंटू बी ज्ञात कीजिए यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है। मतलब हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, यही हमसे पूछ रहा है इसमें। चलो क्या गिवन है, जो पहले गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमको क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। क्या गिवन है, गिवन है फाइन जो करना है उसको तो लिख देंगे ही, लेकिन जो गिवन है ए
मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, जो भी लिख रहे हैं वो रो वाइज लिख रहे हैं यानी पहली रो में एलिमेंट है -1, -1, 2 और 3, -1, 2 और 3। दूसरी रो में मैट्रिक्स एलिमेंट है 4, -2, 5, 4, -2 और 5, ये दूसरी रो के एलिमेंट है। इसके बाद जो हमारा बी मैट्रिक्स है, ये क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हैं, इसको कॉलम वाइज लिखना है 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 6, 5 पहले कॉलम के एलिमेंट है पहले कॉलम के एलिमेंट है। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1, 7, 3, ये वाला कॉलम 1, 7, 3, 1, 7 और 3। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। पहले -1, 2, 3, 4, -2, 5, फिर इसके बाद 2, 6, 5, 1, 7, 3, ये दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए इंटू बी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अब याद रखना जो मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर कैसे देखा जाता है, ऑर्डर अगर हमें मैट्रिक्स का देखना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है तो उसमें देखा जाता है कितने नंबर ऑफ़ रो हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं, कितने नंबर ऑफ़ रो हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम है, यही हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एन बी दोनों का ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो पहली जो मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हमारे पास, इसमें कितनी रो हैं, अगर रो को गिनेंगे तो एक रो ये रही, ठीक है, पहली रो हो गई, ये एक रो हो गई हमारी जिसको R1 कहेंगे। हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट किया जाता है वो रो कहलाता है, एक रो ये रही जिसको R2 कहेंगे, ठीक है। तो रो हमने दिखा दिया, दो रो हो गई, ठीक। अब कॉलम देखने क्या है, पहला कॉलम ये रहा, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो कॉलम होगा, ये C1 हो जाएगा। दूसरा कॉलम ये रहा, ये C2 हो जाएगा। और तीसरा कॉलम ये रहा, ये C3 हो जाएगा। तो मतलब ए का ऑर्डर क्या हो गया, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया पहले क्या लिखा जाता है, रो लिखा जाता है, रो कितनी है, 2 हैं। इसके बाद क्या लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है, कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो ये हमारा हो गया एक ऑर्डर, ठीक। इसको रफ कर देना है, ये समझाने के लिए बनाया था क्या है। तो इसमें जो एलिमेंट गायब होगा उसको लिख देंगे बाद में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो पहले एलिमेंट जो गायब हो गए हैं, पहली रो में कितने थे, -2, -1, 2, 3, यहाँ पे 2 था। इसके बाद इसमें कितने थे, -2, यहाँ पे -2 था। तो ये हमने बता दिया रो, और ये R1 R2 इसको भी हटा देते हैं या फिर, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है, अब हमको क्या करना है, अब बी में देखना है, बी में कितनी रो हैं और बी में कितने कॉलम हैं, बी में कितनी रो हैं, बी में कितने कॉलम हैं। बी में एक रो ये रही हमारी, R1 हो गई ये, दूसरी रो ये हो गई, R2 हो गई, तीसरी रो ये हो गई, R3 हो गई, ठीक है। कॉलम कितना हो गया, ये C1 है और ये C2 दूसरा कॉलम है। तो यानी बी का ऑर्डर कितना आ गया, बी का ऑर्डर हमारे पास आ गया, कितनी रो हैं, 3 हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, 3 क्रॉस 2। अब हमें अगर मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली मैट्रिक्स का, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है, मल्टीप्लाई तभी की जा सकती हैं जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। पहली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, पहली मैट्रिक्स का कॉलम ये है, यानी 3 है, यानी पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स का रो यानी दूसरी मैट्रिक्स ये है, जो सीक्वेंस में है इसी का यूज करना है। पहले ए है तो पहले ए फिर बी, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर ये बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर 3 है,
पहली मैट्रिक्स का कॉलम और 3 है दूसरी मैट्रिक्स का रो, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, ये हमने बताया कि क्या कहानी है। बाकी एक नज़र में देख लेना है कितने ऑर्डर का है और हमको मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, सॉरी इनकी पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है तो इनका ऑर्डर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन संभव है तो a इंटू बी निकाल लेंगे। a इंटू बी में क्या है, अब मैट्रिक्स लिख दो। यहाँ पर पहली मैट्रिक्स क्या है जिसकी एलिमेंट है यहाँ पर -1, 2 और 3। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 4 है, -2 है और ये 5 है। तो ये दो मैट्रिक्स हो गए। ठीक, अब ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स हमें बी लिखना है, ज़्यादा गैप नहीं दे सकते ना, क्योंकि फिर बीच में मैट्रिक्स बी लिखना है। बी में एलिमेंट क्या है, पहला 2 है, 6 है और 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 1 है, 7 है और 3 है। तो ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि हमने देख लिया कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो बस हो सकता है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन जब किया जाता है तो पहली मैट्रिक्स का रो लिया जाता है और पहली मैट्रिक्स से जब रो लिया जाता है तो दूसरी मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं उनमें सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहली मैट्रिक्स के रो का दूसरे कॉलम के किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से। तब C1 से मल्टीप्लाई होगा तो पहली रो का एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो का एक एलिमेंट आएगा। जब पहली मैट्रिक्स के रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है कि दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट हमारा -1 है, -1 का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, यानी 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 1 का मल्टीप्लाई यानी -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 इंटू 6। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 इंटू 5। तो ये हो गया एक एलिमेंट। अब क्या है, सेकंड उसमें जाएं, सेकंड कॉलम में जाएंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, -1 का, तो ये एक एलिमेंट आ गया हमारा, ये एक एलिमेंट आएगा। अब दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हुआ और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हुआ। तो ये हमारे पास एलिमेंट निकल आए। ठीक, अब आ जाओ अगली रो पे आओ। अब इस वाली रो पे आओ, इस पे सेकंड रो, ये सेकंड रो है हमारी, इसका पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो यानी C1 से। तो क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा। 5 का मल्टीप्लाई +5 के साथ होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आ गया। अब इससे आओ C2 से, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, -2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। ये 3 है ना, 6 कहाँ है। चलो फिर इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे -2 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का वो भी, और उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, ये एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें देख लो, यहाँ -1 आ जाएगा, इसके बाद 14 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, -2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ माइनस का 12, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25। इसमें देख लो 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4, माइनस का 14। ठीक, फिर उसके बाद 15। अब इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 और -2 कितना हो जाएगा, 27 में
बचेगा मेरे पास 25, तो ये तो आ गया 25, ठीक है, -2 चला जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, ये 22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखेंगे तो 8 से 4 बचे, 4 21, 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 1 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, A इंटू बी है। अगर आपसे पूछता क्या है इसका B इंटू ए पॉसिबल है, B इंटू ए, तो B का ऑर्डर कितना था हमारे पास, B का ऑर्डर जो था 3 क्रॉस 2 था, ठीक है, और इसका क्या है 2 क्रॉस 1 है, तब भी आ जाता, ठीक। क्यों आ जाता, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो फिर ना आ पाता, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें B आगे लिखते हैं 3 क्रॉस 2, और इसके बाद उसको क्या लिखते थे, ए को, हाँ हो जाता, मतलब निकाला जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स। ये डिफाइन किया गया है, एक ये है, एक 3 का बी पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है क्या, अगर यदि एक्स की वैल्यू हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन होगा एक्स प्लस 5, और अगर इसकी वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन होगा एक्स माइनस 5। तो आपको क्या करना है, एक्स बराबर 1 पर सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये क्या है, इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपको फंक्शन बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। देखो कंटिन्यूस की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूस की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर कंटिन्यूस है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का बी पार्ट है, ठीक। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, लिमिट जो होगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की, यानी अगर ये हमने कर दिया एक्स, जो भी लिमिट दी हो हमको, एच अगर दिया है तो एच लिख देते हैं। लिमिट हमारी एक्स लेफ़्ट हैंड साइड की, ये माइनस बता रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड में बराबर आनी चाहिए, फंक्शन तो लिख ही दो, फंक्शन एफ एक्स बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू एच प्लस, ये प्लस बता रहा है कि राइट हैंड साइड की फंक्शन पे, और ये बराबर आना चाहिए हमारा किसके, एफ एक्स का मतलब है जिस वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, यानी एफ एच। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ये तीनों बराबर नहीं आती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। क्या गिवन है, जो हमको गिवन है उसका यूज करते हैं। जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लो, गिवन फंक्शन में एफ एक्स दिया गया है, 2 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये बताई गई है कि x प्लस 5 होगा, ये कब होगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। दूसरा बताया गया है x माइनस 5 होगा, ये कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है। x माइनस 5 और x प्लस 5, ये 2 कंडीशन दी गई हैं। चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो कंटिन्यूस चेक करना है, किस वैल्यू के लिए चेक करना है, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए कंटिन्यूस की कंडीशन चेक करना है। फॉर x बराबर 1 के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तब हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास x प्लस 5, कब है, जब वैन x बराबर 1 है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से ये आएगी, इसलिए f1 निकाल लो, यानी x की जगह 1 रख दो तो 1 प्लस 5 ये बराबर आ जाएगा 6। एक बार ये फंक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल लो, लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट, इसके लिए क्या है, लिमिट x मेरा जाएगा 1, यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन हमारा यही फंक्शन है, क्योंकि x बराबर x लेस देन पे भी इसी फंक्शन को बताया गया, क्या है, x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर x है, वहाँ रखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 5 ये बराबर 6 आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की लिमिट आपके पास आ गई। राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल लो, राइट हैंड साइड की लिमिट, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको 1 से ज़्यादा वैल्यू लेनी है। इसके लिए इसने क्या बताया है, इसके लिए ये फंक्शन बताया है, ठीक है। जब ये बताया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 है। अब हम लिमिट लगा देंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 रख दो,
-5 बराबर आ जाएगा -4। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला हमारे पास फंक्शन बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के, लेकिन इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड की लिमिट की। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये कितना होगा ये बताना है। ये कितना होगा इसको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हिंदी में भी देख लो, हिंदी में कुछ ऐसा थोड़े लिखा होगा, लेकिन ये दिया है कि इसकी वैल्यू हमको निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है, गिवन कंडीशन में जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिख लो। क्वेश्चन 3 का सी का मतलब है तीसरा पार्ट है। जो गिवन है उसको लिख दो। गिवन उसको हम आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट आई इज इक्वल टू 1, ये क्या है 1 डिवाइड बाई √a² माइनस x²। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x बराबर हमारे पास क्या है, x बराबर है cos थीटा कहें या फिर a cos थीटा कह देते हैं, cos थीटा कह दें या फिर a cos थीटा कह देते हैं। ठीक है, अगर a cos थीटा कहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, अगर x बराबर cos थीटा कहेंगे तो a की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। हमको a भी कॉमन लेना है, इस वजह से x की वैल्यू क्या मानेंगे, a cos थीटा। ठीक, अब इसको हम dy/dx कर लें, यानी x के रिस्पेक्ट में थीटा dx/d थीटा लिख लें। तो ये क्या आएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, क्योंकि साइन थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो माइनस का कॉस थीटा आता है। क्या आता है, सॉरी, अगर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है तो माइनस का साइन थीटा आता है। तो ये आ जाएगा a साइन थीटा और d थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा dx की जगह यहाँ पर ये पुट करेंगे और x की जगह ये रखेंगे, तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1, dx की जगह क्या लिखना है, a साइन थीटा d थीटा। ठीक, नीचे क्या लिखना है, नीचे हमारे पास जो है उसको लिख दो, ये क्या है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट a, और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से a² रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर x है, वहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, लिखते हैं ज़रा, तो क्या आएगा देख लो, जब इसको लिखेंगे स्क्वायर के अंदर है तो ये माइनस हट, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ a² हो जाएगा और ये cos² थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करो, यहाँ से a साइन थीटा माइनस का d थीटा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, यहाँ से a कॉमन ले लो, बाहर निकलेगा तो अंडर रूट के अंदर इतना ही बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस cos² थीटा। a से काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा d थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या है, लेट, मतलब हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास sin² थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos² थीटा, इसको लिखा जा सकता है। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो रहेगा ये, ठीक है, और d थीटा भी रहेगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर sin² थीटा। अब इसको क्या करोगे, माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा लिख दो, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा लिख दो,
डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 डी थीटा। अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू तो आ गई, ये तो काम हो गया। अब हमारे पास जो थीटा बराबर हमने क्या माना है, ये देखो, थीटा बराबर हमने ये माना है कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या माना है, एक्स बराबर हमारे पास ए कॉस थीटा है, तो यहाँ से हमें थीटा निकालना होगा। यहाँ से थीटा निकालने के लिए सबसे पहले एक्स डिवाइड बाई ए कर दो, ये बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एक्स बाई ए। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा फाइनल आंसर है। प्लस सी लगा दो क्योंकि कांस्टेंट भी आता है, तो यहाँ पे सी लगा देना क्योंकि कांस्टेंट भी आता है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब अगर इसको आप साइन मान के करते हैं तो हमारे पास, अगर ये भी आंसर है आपका सही, अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा मानते तब भी आता, तब क्या आता। अब इसको करके आप देख लेना, लेट अगर हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू लेट करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू हम लेट करते हैं ए साइन थीटा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता, क्या आता रिजल्ट, ये देख लो, इसका रिजल्ट जो आएगा वो आई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। दोनों ही आंसर सही हैं, कोई आंसर गलत नहीं है, ये अपनी जगह पे सही है, ये अपनी जगह पे, जो आपने एजम्पशन किया उसी के बिहाफ पे आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन न क्रिएट करना कोई कि इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा है। आंसर ये भी सही है, आंसर वो भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है। इसमें क्या है, इस पार्ट का लास्ट है, अभी तो इसमें बहुत सा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। ये वेक्टर दिए गए हैं, एक पैरेललोग्राम है, उसकी साइड दी जा रही है वेक्टर फॉर्म में, और हमको एरिया निकालना है। ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिखो। क्या गिवन है, हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की जो साइड दी गई है, एडजेसेंट साइड का मतलब है एक के बाद एक साइड दी गई है। ठीक है, वो भी वेक्टर फॉर्म में दी गई है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लेते हैं। इसकी मान लेते हैं एक साइड, ये वाली जो साइड है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वेक्टर फॉर्म में, क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3i + 2j + 2k। ये हमारा क्या है, ये जो गिवन है वेक्टर ए मान लेते हैं, ये दिया है 3i + 2j + 3k। ये वैल्यू हमको दी गई है। ठीक, लिख दे सही से, इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये याद रखना। मान लेते हैं एक साइड ये दी गई है, ये साइड क्या है, इसकी मान लो वेक्टर है, वेक्टर ए 3i 2j 2k। ये वेक्टर ए है, ये दिया गया है 3i i कैप + 2j कैप + 2k कैप, ये हमको गिवन है। ठीक है, और ये एक साइड मान लेते हैं, ये वेक्टर बी है, ये साइड दी गई है। एडजेसेंट का मतलब है कि लगातार जो बराबर में पास में हो आपस में। ठीक, ये वेक्टर बी है, क्या है, i - 2j - 2k, i कैप + 2j कैप - 2k कैप, ये हमको गिवन है, इतना हमें गिवन है। और हमसे एरिया पूछा गया है, क्या एरिया, तो एरिया क्या होता है इसका, अगर ऐसी फॉर्म कंडीशन आती है तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया होता है, क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो और उसका मॉड निकाल लो, वही हमारा एरिया होता है पैरेललोग्राम का। किसका एरिया होता है, पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, चलो निकाल देते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस बी।
एक क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या है, इसको निकालने का आई लगा दो, जे लगा दो और के लगा दो, ये हमारे वेक्टर हो गए। अब इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिए गए हैं लिखेंगे। पहला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट कितने हैं, एक्स यानी कोफिशिएंट किसके, आई कैप, जे कैप और के कैप के। तो पहला आई कैप का कितना है, 3 है, फिर जे कैप कितना है, 2 है, इस वाली इक्वेशन से बात हो रही है। फिर इसके बाद के कैप कितना है, 2 है, ये सब इसके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। इसके बाद इसमें आ जाओ, यहाँ पे आई कैप कितना है, 1 है, जे कैप कितना है, 2 है, के कैप कितना है, -2 है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप यहाँ रखेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से -4 हो जाएगा, इसके साथ होगा तो ये भी -4 हो जाएगा, प्लस लगा माइनस लगेगा, अल्टरनेटिव चलता है, इसके सामने घटाएंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6, 1 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का 2, क्योंकि क्रॉस में एक तरफ माइनस भी आता है, प्लस के, ठीक। यहाँ पे क्या है करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6, फिर -2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप, ठीक है, प्लस का 8 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड ले लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मॉड ले लें, यानी जो वेक्टर हमें क्या गिवन है, -8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, इन सब का मॉड ले लेते हैं, ठीक है। मॉड में इंटीग्रेशन के साथ न लगा देना, स्ट्रेट लाइन लिखना, माइनस है ये भी लिख देना। तो मॉड निकालने के लिए क्या होता है, सबका स्क्वायर कर लिया जाता है, यानी -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सबसे पहले सबसे 4 बाहर ले लो, 4 बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बाहर लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 4 ही आएगा केवल, 4 बाहर लेने से बाहर 4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 अंडर रूट के बाहर 3 लाएगा तो 12। ये हमारा एरिया आ गया यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा एरिया है यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक। ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में जो पार्ट होगा हमारा 4th पार्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद 5th, इसके बाद जो है वो पार्ट हो चुके हैं, बाकी 4th और 5th बचे हैं। 6 से हमने 6 भी कराना बाकी है, 7 से करा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है, ठीक। समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।